वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मर टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक आपकी तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा थ्रू सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अब जरा इस टॉपिक की बात करें तो आपने ये ट्रांसफॉर्मर बहुत जगह देखा होगा। इस पे बहुत बड़ा साइन लगा होता है डेंजर का। रीजन क्या होता है? इसमें बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज होती है जिससे आपको कहा जाता है कि दूर रहो। प्लस ये एसी करंट वाला होता है। मतलब दो टाइप के करंट होते हैं, आपको पता होगा, डीसी एंड एसी। तो जो डीसी करंट होता है वो शॉक नहीं देता, ये अगर आपको नहीं पता तो याद रख लो, और एसी करंट शॉक देता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो एसी करंट होता है वो वेरी करता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, जबकि डीसी करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है। अब इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना समझना है डीसी करंट शॉक नहीं देता, एसी करंट शॉक देता है। आगे चले। अब ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि जो हाई वोल्टेज आ रही है बिजली घर से, उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करे जिससे वो हमारे घर में जा सके। तो ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज को होने को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पर ट्रांसफार्मर में एक और खास बात होती है, वो खास बात ये है कि वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो ऐसा अगर होता है तो हम उसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये आपको याद रखना है। मैं आपको रिवाइज कराता हूं मैंने क्या कहा अभी। अगर मान लो लो से हाई वोल्टेज हो रही है तो होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर वो हाई टू लो जा रही है वो होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब कुछ एप्लीकेशन है, ये भी एग्जाम्स में आते हैं। वो कहेगा स्टेबलाइजर और मोबाइल चार्जर क्या ट्रांसफार्मर है? तो हाँ है। कैसे है मैं बताता हूं। देखो, मोबाइल चार्जर की बात की जाए तो मोबाइल चार्जर क्या होता है, उसमें जो स्विच बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है बहुत ज्यादा होती है, पर आपके मोबाइल को सिर्फ 5 एम्पियर या 1 एम्पियर 2 एम्पियर जैसा करंट ही चाहिए होता है, बहुत कम चाहिए होता है। तो मोबाइल चार्जर क्या करता है, जो हाई वोल्टेज वाला करंट है उसको लो वोल्टेज करंट में कन्वर्ट कर देता है और वो फिर आपके मोबाइल को चार्ज करता है। यहां तक आपको बात कहानी समझ में आ गई होगी। स्टेबलाइजर का भी काम यही होता है। पहले आपने सुना होगा घरों के पास जो टीवी है, हमारे घरों में मतलब जो टीवी है उनके पास एक स्टेबलाइजर लगा होता था। रीजन ये था कि घर में एकदम से अगर ज्यादा बिजली आ जाए तो टीवी फूक जाया करता था। तो वो स्टेबलाइजर क्या करता था, उस टीवी के अकॉर्डिंग जितना उसे करंट चाहिए उतना करंट कम करके टीवी को भेजा करता था। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। पर ऐसा क्या होता है कि वोल्टेज कम हो जाती है? देखो, ये होती है कॉइल्स। दोनों साइड आपको कॉइल्स दिख रही होंगी। मान लो यहाँ पर 10 कॉइल है, यहाँ पर 5 कॉइल्स है। अगर मान लो यहाँ पर कम कॉइल है जहां पर रिसीव हो रहा है करंट, और जहां से आ रहा है करंट वहां पर ज्यादा है, तो ये होगी हाई टू लो। अगर मान लो मैं इसका उल्टा कर दूं, कहना क्या चाह रहा हूं मैं, स्क्रीन साफ करता हूं आपके लिए। यहां पर इसका जस्ट उल्टा हो जाए, मतलब यहां पर तो हो जाए 10 और यहां हो जाए 5, तो क्या होगा, लो टू हाई वोल्टेज होगी। तो आपको अब ट्रांसफार्मर समझ में आ गया होगा काम कैसे करता है। ये हमारी बेसिक बात है। दूसरी एक बात है, ये आपको याद रखनी है, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाली भाषा में नहीं जाएंगे। हमेशा ये एसी करंट को फॉलो करता है, डीसी को नहीं करता। आने वाली स्लाइड्स में हम इस बारे में डिटेल में थोड़ी बात करेंगे, बट मेन बात आपको एज अ लेमैन समझनी होगी। यहां पर सिर्फ एसी करंट का काम ही होता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ये चीजें क्या है। ये है सॉफ्ट आयरन कोर प्लेट। सॉफ्ट आयरन कोर प्लेट जो होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होती है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट की। ओके, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इनके इस्तेमाल से ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मतलब देखिए, वैसे तो एक करंट कैरिंग वायर की एक एप्लीकेशन है, या मैं कहूँ उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर उसमें करंट पास हो रहा है तो ऑटोमेटिकली उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक। बट इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक करंट और पैदा होता है, उसे हम कहते हैं एडी करंट। अभी एडी करंट पैदा होने की एक टर्म एंड कंडीशन है, क्या आपको एसी ही वोल्टेज यूज करनी है, क्योंकि एसी वोल्टेज का काम है वेरी होना। मतलब कभी 10 वोल्टेज होगी, कभी 5 वोल्टेज होगी, कभी 8 वोल्टेज होगी। तो जब ये वोल्टेज वेरी होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी होती है, जिसकी वजह से करंट पैदा होता है एडी करंट, ठीक। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा सवाल है, ये हीट डिस्प्लेसमेंट नाम की चिड़िया क्या है? देखो, आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखी होगी, वो गर्म हो जाती है, उसके पीछे रीजन होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो कि करंट को आगे बढ़ने से रोकता है। मतलब करंट के लिए वो स्पीड ब्रेकर है। तो जब दो चीजें एक साथ रगड़ा खाती हैं तो उनमें हीट पैदा होती है, और ऐसे ही यहां पर हो रहा है। तो ये जो वायर है इसमें भी रेजिस्टेंस है, मतलब कॉइल जो है इसमें भी रेजिस्टेंस है, और ये जो आयरन कोर है उसमें भी रेजिस्टेंस है। तो ये तीनों मिला के हीट पैदा करेंगी, तो इसे हम कहेंगे हीट डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब आखिरी बात वो है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? आपने घर में तो बहुत ही सुना होगा कि यार शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो आपके घर की लाइट चली जाती होगी। तो इस शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि मान लो ये जो कॉपर कॉइल है और ये लैमिनेटेड है, ये दोनों की दोनों आपस में मिल जाए। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं, ये लैमिनेटेड वाली जो चीज है, इस पे
इसकी लैमिनेशन हटा दो, ओके मतलब ये जो प्लेटें हैं इनकी लैमिनेशन मैंने हटा दी, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। तो जब दो वायर एक साथ करंट कैरिंग मिल जाते हैं तो उनमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये शॉर्ट सर्किट होने का एक रीजन होता है। यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो हम क्या रखते हैं कि इस वाली प्लेट को लैमिनेटेड रखते हैं जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के बारे में कि उसकी एफिशिएंसी 100% होती है कि नहीं। नहीं, उसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती। रीजन क्या है, पहले मैंने आपको बताया हीट एनर्जी के बारे में। ये जो तीन चीजें हैं ये हीट एनर्जी बना रही हैं। तो यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो एग्जाम में ऐसे लिखा है, क्या प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है? हाँ कर रही है। दूसरी, क्या आयरन कोर हीट एनर्जी कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से? हाँ कर रही है। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तीसरी बात है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज क्या होता है? देखो ये बात मानी जाती है जब हम इसको हाइपोथेटिकली थियोरेटिकल वे में पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर में को, तो कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना इसके अंदर, वो सबकी सब इसी के अंदर है, बाहर नहीं जा रही। बट रियलिटी में क्या होता है आपको पता है, जो साइंस स्टूडेंट है, कि हाइपोथेटिकल चीजें कभी ट्रू नहीं होती। तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी जा सकती है, दूर दूर तक जा सकती है, जितनी दूर जाना चाहे वो। तो इसे हम कहते हैं फ्लक्स लीकेज। तो दो लॉसेज हो रहे हैं, पहली हो रही है हीट एनर्जी लॉस, दूसरी हो रही है यहाँ पर फ्लक्स लीकेज लॉस। तो यहाँ पर हमें क्या पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो फ्लक्स लीकेज में भी हो रहा है। तो दो लॉसेज में पता लग गए यहाँ पे। तीसरा लॉस है हिस्टेरिस लॉस। हिस्टेरिस लॉस क्या होता है? वो होता है फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। देखिए जब करंट बहता है, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में बहता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस डायरेक्शन में बहेंगे। तो जब इस अपोजिट डायरेक्शन बहेंगे तो उनमें फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से कुछ लॉस होगा, जैसे हीट एनर्जी जनरेट होगी। तो इस लॉस को कहते हैं हम हिस्टेरिसिस लॉस। ये आपको याद रखना है, ये टर्म आएगी, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको पता लगेगा। तीसरा होता है हमिंग लॉस। आपने ट्रांसफार्मर नोटिस किया होगा तो उसमें से हमेशा हमिंग लॉस आता रहता है, मतलब कोई आवाज घुनघुन की आवाज आती रहती है। वो जो घुनघुन की आवाज है हम उसे कहते हैं हमिंग लॉस। जब बहुत ज्यादा वोल्टेज का करंट ट्रांसफार्मर में आता है तो उसके अंदर के सारे पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं। तो जब सारे के सारे पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट करेंगे तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है उसके अंदर इन प्लेटों में, उसे हम कहते हैं हमिंग लॉस। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट कर रहा है। आपको यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब आते हैं एमसीक्यू पे जो पास्ट ईयर में आए हैं। देखिए पहला क्या कह रहा है, ट्रांसफार्मर इज अ काइंड ऑफ अप्लायंस दैट इंक्रीज पावर, इंक्रीज वोल्टेज, डिक्रीज वोल्टेज, मेजर करंट एंड वोल्टेज। तो आपको पता है इंक्रीज वोल्टेज भी कर सकता है और डिक्रीज वोल्टेज भी कर सकता है। तो सही आंसर क्या हुआ? वो हो गया सी। आगे चलते हैं। ये 2011 में क्वेश्चन आया था सेकंड सीडीएस में। अगला सवाल, आफ्टर यूजिंग फॉर सम टाइम बिग ट्रांसफार्मर गेट हीटेड। ओके, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, आपसे वो पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर गर्म क्यों हो जाता है। तो पहला है करंट प्रोड्यूस हीट इन अ ट्रांसफार्मर। ओके, हिस्टेरिसिस लॉसेस अकर इन ट्रांसफार्मर। देखो ये हिस्टेरिसिस वर्ड आ गया यहाँ पर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर पढ़ाया था। तो ये किस वजह से होता है? फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, तो यहाँ पर अगली बात वो क्या कह रहा है, लिक्विड यूज फॉर कूलिंग गेट हीटेड। तो ये तो गलती हो गई स्टेटमेंट। अब बची ये कि करंट प्रोड्यूसेस हीट इन द ट्रांसफार्मर। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट हो गई फर्स्ट एंड सेकंड हो गई। यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि फिजिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, बहुत ही कम चीजें बाकी हैं। इसमें मैंने कुछ चीजें खत्म कर दी हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स आपकी सीडीएस में नहीं आता, वो सिर्फ हीट फॉर्म में आता है। वो आता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन फॉर्म में। ये मैंने आपको खत्म करा दिया है। इसके बाद ग्रेविटेशन आपकी उसमें आता है, पर सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन आपके सीडीएस में नहीं आता, ये एनडीए में आता है। तो यहाँ से ये टॉपिक खत्म हो गया है। नैनो टेक्नोलॉजी नहीं आता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आता। जो आता है टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऑप्टिक्स में एक छोटा सा चीज बच गई है, वो है स्पेक्ट्रम। तो अब तक मैं 3 पार्ट बना चुका हूं ऑप्टिक्स के, ये चौथा पार्ट होगा। तो ये 3 टॉपिक अब खत्म होने रह रहे हैं। अब मैं आपको ये कहूंगा, मैंने जैसे आपको सीडीएस के भी 2 ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस कराए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं तो इन सब सारी बुक्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये तीनों ही बुक बहुत ही कमाल की हैं। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो बुक है वो है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज लूसेंट की। बट अगर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कोई किताब चाहिए तो ये दिशा पब्लिकेशन की है। इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अगर आपकी और भी जीएस कमजोर है तो इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद।